दिल्ली में मां पर टिप्पणी मामले पर बोले पीएम मोदी। कहा, ये गालियां सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि हर मां बेटी का अपमान है। पीएम ने कहा, इससे बिहार की हर मां को बुरा लगा होगा। उन्होंने याद किया कि उनकी मां ने उन्हें गरीबों की सेवा के लिए प्रेरित किया और करोड़ों माताओं की भलाई का संदेश दिया। अपनी मां को याद कर पीएम मोदी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि मां ही हमारा संसार और स्वाभिमान है और ऐसे अपमान से पीड़ा होती है जिसे सिर्फ उनके बेटे समझ सकते हैं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, भाजपा पर और हमारे वादों पर जनता का भरोसा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को उनका आरक्षण मिल चुका है। संजय निषाद ने कहा, बस हम बाकी हैं, संविधान में हमारा अधिकार है, हम चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार मिले। मुझ पर बयानबाजी करने वाले अब चुप हैं। देहरादून में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया, अब प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिदिन 400 रुपए का भोजन भत्ता मिलेगा, जो पहले 250 रुपए था। ये भत्ता राष्ट्रीय और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित शिविरों में मिलेगा। प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। दिल्ली में अमेरिकी टैरिफ के बाद बीजेपी देशव्यापी अभियान चलाएगी। ये अभियान स्वदेशी उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगा। 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान। इस दौरान एमएसएमई उद्यमियों के सम्मेलन, महिला समूह की बैठक और संत समागम भी आयोजित होंगे। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुष जिम ट्रेनर के मामले में चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि पुरुष कोच महिलाओं को ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं करते। मेरठ के ट्रेनर नितिन की ओर से दाखिल अपील में महिला क्लाइंट ने जाति सूचक शब्द कहने, गालियां और धक्का देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, राहुल गांधी का कोई बम चलने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि मां को भगवान से बड़ा माना जाता है और पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार की यात्रा में म्यांमार के लोग भी शामिल थे। अखिलेश यादव को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को पीछे खड़ा कर दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि ये स्थिति बिहार में भी देखने को मिली है, जहां राहुल गांधी ने अपने प्रभाव से लोगों को पीछे खड़ा कर दिया। इटावा में सपा महासचिव राम गोपाल यादव पहुंचे। बुढ़वा मंगल पर हनुमान मंदिर में पूजा की। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राम गोपाल ने कहा कि सरकार की कमजोरी और चुप्पी के कारण ये टैरिफ लागू हुआ, जो देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता के हित के खिलाफ है। दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही खालिद सैफी समेत कुल 9 आरोपियों की जमानत भी खारिज हो गई। आगरा में थाना शाहगंज पुलिस ने अवैध धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया। 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गैंग का मास्टरमाइंड राजकुमार लालवानी था, जिसने हिंदू से ईसाई बनकर पास्टर जी नाम लिया। वह सोशल मीडिया के जरिए इंडिया, दुबई और स्पेन के लोगों से जुड़ता था। हर रविवार सुबह 4 बजे ऑनलाइन मीटिंग होती थी और गल्फ कंट्रीज से पैसा बेटी व अन्य साथियों के खाते में जमा करवाया जाता था। रोहिणी आचार्य ने कहा, बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं। युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं। युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। युवा नेतृत्व और नई सोच के साथ ही बिहार आगे बढ़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, पीएम मोदी ने अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि ये देश की हर मां का अपमान है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने पीएम की मां को गालियां दी, ताकि सम्मान की रक्षा हो सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उन्होंने दुख जताया और कहा कि वे प्रधानमंत्री के दर्द को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा बिहार इस घटना से मर्माहत है और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। लोकतंत्र और सम्मान की रक्षा में समर्थन जताता है। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में कई कर्मचारियों को एजेंसियों द्वारा अन्याय झेलना पड़ता है और समय पर वेतन भी नहीं मिलता। अब आयोग और कॉरपोरेशन बनने से कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा।
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आरक्षण की व्यवस्था का पालन भी होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पहले एटम बम फोड़ने से कुछ नहीं हुआ, चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फूटे तो क्या होगा। संविधान के अनुसार जो यहाँ मतदाता नहीं होना चाहिए, उन्हें चुनाव को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, पार्टी संगठन की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा कर पार्टी को मजबूत किया गया है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू होने पर उन्होंने सरकार की सराहना की। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय जल्द शुरू होगा। प्रधानमंत्री की मां पर राहुल गांधी की टिप्पणी को उन्होंने निंदनीय बताया। पंचायत चुनाव में पार्टी मजबूती से लड़ेगी और नेताओं व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में ईसीएमपी 2025 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति में राज्य में रोजगार बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। यूपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रयागराज में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी गैंगस्टर मामले की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लखनऊ में योगी सरकार ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया। अब आउटसोर्सिंग अधिक पारदर्शी होगी और कर्मचारियों को पूरा मानदेय मिलेगा। पीएफ व ईएसआई खातों में पैसे सीधे जाएंगे। एजेंसियों का चयन निगम जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा। 16 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। कर्मचारी प्रावधान के तहत 3 साल तक विभाग में सेवा प्रदान कर सकेंगे। लखनऊ में पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। एक जैसे नाम और जाति वाले वोटरों की जांच हर ग्राम पंचायत में होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पत्र भेजे। सत्यापन में एआई तकनीक का उपयोग होगा और प्रदेश भर में बीएलओ अभियान इसका हिस्सा बनेगा।